गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन एक बार फिर स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में। चौथा अध्याय अपन आज शुरू कर दिया था हमने कल। संसद जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि संसद क्या है। इसमें मैंने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के संयुक्त रूप को अपन क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसद से पहले अगर हम बात करें तो सरकार के अंग 3 जो थे वो मैंने आपको बता दिया कि सरकार के अंग 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को अपन क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। उसके बाद विश्व के जो अलग अलग लोकतांत्रिक देश है उनमें संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए कि भारत में संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, अफगानिस्तान में शूरा, इराक में मजलिस कहते हैं और जर्मनी में इसको बुंडेस्टैग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से ही इसके प्रमाण मौजूद है। तो इसका हमने ऋग्वेद में देखा था, ऐत्रेय ब्राह्मण में देखा था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि भारत में संसदीय प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो भारत में संसदीय प्रणाली का जो विकास था वो 1833 के चार्टर अधिनियम से माना जाता है। उसके बाद 1892 का अधिनियम आया। 1892 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के अंतर्गत 16 सदस्यों की एक गवर्नर जनरल की विधान परिषद होती थी, जिसमें 4 सदस्य निर्वाचित होते थे और 12 सदस्य मनोनीत होते थे। उसके बाद 1909 का अधिनियम था। 1909 का जो अधिनियम था वो विधान परिषद जो गवर्नर की होती थी उसमें सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया और इस सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। यानी अधिनियम 1909 की सबसे बड़े जो कमी थी, सबसे बड़ा दोष जो था वो था सांप्रदायिक आधार पर चुनाव। कई बार प्रश्न आ जाता है कि 1909 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या फिर इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करवाना। या फिर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करवाने की बात किस अधिनियम में आई थी सामने। तो 1919 का मार्लिमेंटो अधिनियम जिसको बोलते हैं। उसके बाद अपने आया अधिनियम 1919। 1919 में जो विधान परिषद थी इसके 2 सदन कर दिए थे, एक तो विधान सभा और एक विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, और एक था इसमें विधानसभा और विधान परिषद थी। इसलिए इसको 2 सदन बनाए गए, इसलिए इसको द्वैध शासन बोलते हैं, द्वैध शासन। कई बार प्रश्न आता है कि द्वैध शासन का अभिप्राय क्या है। यानी गवर्नर जनरल की विधान परिषद को 2 भागों में यानी 2 सदनों में विभाजित कर दिया गया था, एक राज्य परिषद और दूसरी विधान परिषद। विधान परिषद और एक राज्य परिषद, राज्य परिषद और विधान परिषद। ठीक है। इन दोनों सदनों को द्वैध का मतलब होता है दो शासन कहा जाता है। उसके बाद अधिनियम 1935 अधिनियम, इसमें द्वैध शासन प्रणाली को बरकरार रखा गया। इसके अलावा विधान परिषद और राज्य परिषद दोनों जो सदन थे उनको बरकरार रखा गया और इसमें सदस्यों के अधिकारों और शक्ति में वृद्धि की गई। और अधिनियम 1935 में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात भी कही थी। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि मतदान को संपत्ति के आधार पर किया गया। यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी मतदान करने का उसको उतना ज्यादा अधिकार होगा। इसलिए भारत में मतदान का जो उस प्रतिशत था मात्र 15% लोग मतदान कर पाते थे। ठीक है। लेकिन आजादी के बाद हमने संपत्ति के आधार पर मतदान प्रणाली को समाप्त कर दिया था। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी संसद का गठन। संसद प्रश्न बनता है आपके कि संसद के गठन को समझाओ। अगला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि संसद के गठन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था जैसे परिचय। सबसे पहले संसद का परिचय, संसद क्या है।
तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार एक संसद का गठन किया गया है। भारत में इसको क्या कहेंगे, व्यवस्थापिका, और अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम जो पीछे वाले प्रश्न में आपके आ गए थे। इसमें 2 सदन होंगे संसद के। भारत में कितने सदन होंगे, 2 सदन होंगे, लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होगा वो व्यवस्थापिका यानी संसद का संवैधानिक प्रमुख होगा, और साथ में संसद का वो अभिन्न अंग भी होगा। ये इतनी चीजें आपको परिचय में लिखनी है। और उसके बाद अपन गठन की बात करते हैं। तो गठन में सबसे पहला बिंदु अपन लेते हैं नंबर 1, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति संसद का सदस्य बनता है तो इसके लिए कौन सी योग्यताओं का होना जरूरी है। इसमें जैसे मान लीजिए कि लगभग सब में आता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा जैसे पागल या फिर दिवालिया न हो। ठीक है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि संसद का मतलब है क्या, संसद का मतलब है लोकसभा भी आपको बताना है और एक राज्यसभा भी बताना है, दोनों को साथ लेके चलना है। तो संसद के सदस्यों की चौथी विशेषता होगी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा चौथी अगर शर्त अपन बात करें तो वही होगी कि कोई भी व्यक्ति लगातार दोनों सदनों की सदस्यता नहीं ले सकता। यानी संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एक बार में या एक समय में एक व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को दोनों सदनों में से किसी एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। यानी 30 दिन का उसके पास समय होता है। 30 दिन के अंदर अंदर वह किसी एक सदन की सदस्यता ले और दूसरे की छोड़ देता है। इसके अलावा दल बदल अगर कोई करता है, एक योग्यता ये भी है 5 नंबर पे, अगर किसी सदस्य के द्वारा दल बदल का मैंने बताया था आपको कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। अगर कोई संसद का कोई सदस्य अगर दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपके अगला पॉइंट ये तो हो गया आपके सदस्यों की योग्यता। उसके बाद दूसरा बिंदु गठन में अपन पढ़ते हैं क्या, दूसरा बिंदु आपका आ जाता है शपथ। यानी संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। यानी संसद के जो सदस्य हैं उसको अपन कहते हैं एमपी। ठीक है। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में सांसद। संसद के सदस्यों को क्या बोलते हैं, सांसद। कई बार प्रश्न आता है सांसद किसे कहते हैं, तो संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। या फिर पीएम क्या है, एमपी क्या है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का सदस्य। ठीक है। अब संसद के सदस्यों की जितने भी जैसे लोकसभा के सदस्य हैं या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उनको शपथ कौन दिलाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। 2 शपथ दिलाई जाती है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की, गोपनीयता। ठीक है। उसके बाद गठन का तीसरा बिंदु आपके आ जाता है सत्र। सत्र का मतलब बैठकें, यानी संसद की बैठकें। यानी संसद में 3 बैठकें होती है, एक तो मानसूनी सत्र, एक है शीतकालीन सत्र।
शीतकालीन सत्र, और तीसरा होता है बजट सत्र। ये 3 सत्र होते हैं संसद के, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होती है। और इनमें जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष इन सत्रों की अध्यक्षता करेगा, और राज्यसभा के अंतर्गत सभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी लोकसभा में जो सत्र आयोजित होगा, जो बैठक आयोजित होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में राज्यसभा प्रदेश सभापति जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो मानसूनी सत्र, मानसून गर्मियों में आता है, आपको पता है। बरसात कब आती है? यानी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, यानी जुलाई टू सितंबर। ये यानी मानसूनी सत्र जुलाई से सितंबर के महीने के बीच आयोजित किया जाता है, यह चलता है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र, सर्दियां स्टार्ट हो जाती है नवंबर टू दिसंबर के बीच होता है। और बजट सत्र होता है आपका फरवरी और मई के बीच, फरवरी टू मई के बीच। तो ये है आपके सत्र, यानी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों को मिला के संसद का गठन होता है। तो संसद में 3 सत्र होते हैं संसद के 12 महीने में। एक मानसूनी सत्र होता है जो कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। एक शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। एक बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के बीच आयोजित किया जाता है। लोकसभा में जो सत्र आयोजित होगा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में जो होगा उसकी अध्यक्षता राज्यसभा का प्रदेश सभापति यानी उपराष्ट्रपति करता है। इसके अलावा सत्र अवसान ये किसके द्वारा किया जाता है? सत्र अवसान कई बार आता है लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें होती है, उन बैठकों के सत्र अवसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 4 में। चौथे नंबर पे आपका आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति कई जगह इस शब्द का नाम आता है कोरम, यानी गणपूर्ति यानी संसद की बैठक के आयोजन के लिए, यानी संसद की जो बैठक होती है उस बैठक के आयोजन के लिए न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लास है, एक क्लास के अंदर मान लीजिए कि 40 बच्चे बैठते हैं। 40 बच्चों में से मान लीजिए किसी दिन 5 बच्चे आए, तो क्या क्लास चलेगी? क्या है ना भाई, 40 में से 40 आए तो क्लास चलनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास चलाने के लिए एक न्यूनतम अनुपात पर रखें। मान लीजिए कि मान लो 1/10 लोग आए तो सत्र ये क्लास आयोजित हो सकती है। वैसे ही संसद में कोरम सदस्यों की संख्या या गणपूर्ति सदस्य संख्या क्या होती है, इसका अर्थ पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि संसद की बैठक संचालित करने के लिए एक निश्चित अनुपात में सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है, जिसको अपन गणपूर्ति सदस्य कहते हैं। और वो गणपूर्ति सदस्य संख्या है 1/10। यानी संसद में यानी लोकसभा के अंतर्गत जितने भी टोटल सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हुए हैं तो संसद की लोकसभा की बैठक चलेगी। और अगर इससे कम हुए तो फिर बैठक नहीं चलेगी। जैसे मान लीजिए कि 545 है, अभी 545 सदस्य है, तो 545 का मतलब कितने सदस्य हो गए? 54.5, यानी 54-55 सदस्य हुए तो फिर लोकसभा की बैठक चल सकती है। राज्यसभा में जैसे मान लीजिए 245 सदस्य हैं, इसका 1/10 हो गया, मतलब 24 या 25 सदस्य। ठीक है, तो इतने सदस्य अगर होते हैं तो बैठक आसानी से चल सकती है। यानी संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए एक निश्चित सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है, जिसको कोरम कहते हैं। और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक संचालित करने के लिए कोरम सदस्यों की संख्या होती है 1/10। यानी लोकसभा की अगर हम बात करें तो 55 के आसपास है, और राज्यसभा की बात करें तो 25 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 भाषा, यानी संसद की बैठक को संचालित करने के लिए भाषा क्या होनी चाहिए? भाषा या तो हिंदी या अंग्रेजी या फिर मातृभाषा, यानी या तो हिंदी या फिर
इंग्लिश और या फिर मातृभाषा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती तो मातृभाषा में भी अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा 1 नंबर 6 पे होता है मंत्री और महान्यायवादी। छठा है मंत्री व महान्यायवादी, यानी ये दोनों ही सदस्य, मंत्री और महान्यायवादी दोनों ही क्या होते हैं, संसद में हिस्सा, संसद की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को बोलने और बैठक में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन महान्यायवादी जो है ना, महान्यायवादियों को मतदान करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए किसी भी प्रस्ताव के ऊपर मतदान होता है तो मतदान महान्यायवादी नहीं कर सकता, मंत्री ही कर सकते हैं। बाकी ये दोनों बैठक में भाग ले सकते हैं और बोलने के लिए भी ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके संसद के गठन की प्रक्रिया को समझाओ। तो आपकी बड़ा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि संसद के गठन की प्रक्रिया को समझाओ। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। संसद का गठन, सबसे पहले परिचय लिखना है और परिचय हो जाए तो उसके बाद सदस्यों की योग्यता है 5। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, 2 सदनों की एक साथ सदस्यता नहीं ले सकता, एक सदन की सदस्यता उसे 1 महीने के अंदर अंदर छोड़नी पड़ती है, दल बदल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शपथ, तो संसद के सांसदों को शपथ लोकसभा राष्ट्रपति दिलाता है। पद की गोपनीयता की शपथ, सत्र 3 होते हैं, गणपूर्ति सदस्य 1/10 है और भाषा हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा हो सकती है। और मंत्री महान्यायवादी, मंत्री को वोट देने का अधिकार है, मतदान करने का, जबकि महान्यायवादी को अधिकार नहीं है। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपन बात करते हैं संसद की शक्तियां। अगला क्वेश्चन आपको बनता है संसद या फिर व्यवस्थापिका। की शक्तियां, शक्तियां कह दो या फिर कार्य या फिर अधिकार, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। संसद या व्यवस्थापिका की शक्तियां, कार्य या फिर अधिकारों को समझाओ। तो संसद भारत के अंदर, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे संसद का मुख्य कार्य क्या है, कानून बनाना है। क्या करना है, कानून बनाना है। लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर हम देखिए तो संसद का नंबर 1 पहला कार्य होगा विधि, यानी क्या होता है, कानून। विधि का मतलब कानून निर्माण। संसद का पहला कार्य है विधि निर्माण। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं संसद शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसमें लोकसभा भी आ रही है प्लस राज्यसभा भी आ रही है, दोनों की मैं साथ बात कर रहा हूं। संसद का नाम लेते मतलब ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां हैं। अब आपको जैसे मान लीजिए लोकसभा की अलग से कोई पूछे, राज्यसभा की अलग से पूछे तो भी, यानी संसद की शक्तियां चाहे पूछे, संसद की शक्तियां पूछे तो इसमें लोकसभा की भी आ जाएगी और राज्यसभा, दोनों की साथ में चलेगी, क्योंकि दोनों को मिला के संसद बनी है। लोकसभा की शक्ति आप अलग निकाल सकते हो, राज्यसभा की शक्तियों को अलग निकाल सकते हो, दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ संसद की शक्तियों। ठीक है, विधि निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति, यानी संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण करना। भारत में कानून निर्माण का कार्य, यानी संसद जो है वो भारत में कानून बनाती है, नए कानून लागू करती है, पुराने कानूनों को समाप्त कर सकती है, किसी भी कानून में संशोधन करना है, यानी कानून संबंधी सारे काम कौन करेगी, संसद करती है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन मिलकर के संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और विशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची तो इसमें मिलेगी क्योंकि राज्य बनाता है, उसमें विधान परिषद, विधानमंडल आ जाती है।
संघ सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। यानी संसद, यानी मैं ये कहूँ संसद, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संघ सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है, संसद किसी भी कानून को बदल सकती है और उसको रद्द भी कर सकती है। ठीक है, दूसरा कार्य संसद का है धन विधेयक या वित्त विधेयक। वित्त का मतलब क्या होता है? धन होता है। वित्त विधेयक, विधेयक का मतलब कानून, वित्त विधेयक पारित करना, ये बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि संसद के दो सदन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा होती है एक तरफ और एक तरफ राज्यसभा होती है ना। तो वित्त विधेयक जो है यानी धन विधेयक जो है वो हमेशा ही लोकसभा से ही पारित होता है। बाकी जितने भी विधेयक है धन विधेयक को छोड़ करके किसी भी सदन से वो विधेयक पारित हो सकता है। सिर्फ एक धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा से पारित किया जाता है, लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। ठीक है, तो एक चीज आप इतना ध्यान रखना कि विधि निर्माण करते समय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से विधेयक लाया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। सिर्फ एक धन विधेयक ही ऐसा है जो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक को संविधान में 109 यानी अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक या वित्त विधेयक कैसे पारित होता है उसकी पूरी प्रक्रिया अपने संविधान में लिखी हुई है। और वो प्रक्रिया क्या है कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से, यानी राष्ट्रपति बोलेगा धन विधेयक जो है या वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के कहने पर या राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, या लोकसभा में रखा जाता है। अब लोकसभा से वो क्या होता है, यहाँ उसके ऊपर मतदान होगा, वाद विवाद होगा, जो भी प्रक्रिया है लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा से पास यानी पारित होने के बाद वो जाएगा दूसरे सदन में, राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है। 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा जो है उसे विलंब कर सकती है, उसे देरी में अपने पास पेंडिंग में रख सकती है। यदि 14 दिनों तक राज्यसभा इसे वापस लोकसभा को नहीं लौटाए तो ये धन विधेयक दोनों सदनों से ऑटोमेटिक पारित समझा जाता है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसे 10 दिन तक विलंब कर सकती है, 10 दिन तक 14 दिन अपने पास इसे रख सकती है और 14 दिन में इसे वापस लौटाना होता है। अगर मान लो बाय द वे ये 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा इसे लोकसभा में वापस नहीं लौटाए तो ये विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है। ठीक है, यानी एक चीज और ध्यान रखना आपके कि धन विधेयक जो है वो सरकारी विधेयक होता है। कौन सा होता है? सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक राज्य पूरे देश का बजट होता है। दोबारा देख ले, धन विधेयक या वित्त विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह एक सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में दूसरे सदन में जाता है। यहाँ 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसे वापस लोकसभा में लौटाना होता है। बाय द वे अगर राज्यसभा इसे 14 दिन में नहीं लौटाए तो ऐसी स्थिति में ये विधेयक दोनों सदनों से क्या माना जाएगा? पारित माना जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आपको बनता है कि धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में रखा जाता है? तो धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा में रखा जाएगा। बाकी विधेयक जितने भी है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आप रख सकते हैं और कहीं कोई बंदिश नहीं है। नंबर तीसरा कार्य संविधान में संशोधन। संविधान
में संशोधन, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने का कार्य कौन करती है? अपनी संसद करती है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन करती है। कैसे करती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात कही गई है। कई बार प्रश्न आता है संविधान में संशोधन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है 368। तो भारतीय संविधान या भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है 3। पहला साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत और तीसरा विशिष्ट बहुमत। ये 3 विधेयक है, ठीक है। यानी एक बार फिर से सुन लिया आप क्या कह रहा हूं मैं कि लोग भारतीय भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रियाएं, तो साधारण बहुमत से, एक 2/3 बहुमत से और एक विशिष्ट बहुमत से, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, साधारण बहुमत का मतलब ये है कि भारतीय संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा संविधान के कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। और तीसरी प्रक्रिया है, ये है आपकी कि संविधान की कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ देश की आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है। साधारण बहुमत, यानी भारतीय संविधान के कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। और 2/3 यानी भारतीय संविधान के कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी है। और तीसरा ये है विशिष्ट बहुमत, यानी भारतीय संविधान के कुछ विषय, जटिल विषय जिसको अपन कहें, कठोर संविधान जिसको अपन कहें, जिनमें संशोधन करने के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ देश के आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति लेना भी जरूरी होता है, अन्यथा अपन संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 4, चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये भारतीय संसद की चौथी शक्ति है। भारतीय संसद की एक शक्ति यह है कि भारतीय संसद यानी व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, यानी अंकुश रखती है, ताकि कार्यपालिका निरंकुश न हो जाए, यानी अपनी मनमर्जी न करे। इसके लिए संसद क्या करती है, इसके ऊपर अंकुश लगाए रखती है। और अंकुश कैसे लगाती है, यानी प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ध्यान आकर्षण है, काम रोको प्रस्ताव है, आलोचना है, निंदा करना है, ये सारे कार्य करके संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी काम रोको, निंदा, आलोचना, ध्यान आकर्षण, इसके अलावा आपके प्रश्नकाल और शून्यकाल, प्रश्नकाल व शून्यकाल,
यानी व्यवस्थापिका जो है यानी संसद, भारतीय संसद जो है वो सदन में काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, आलोचना यानी जो सरकार अभी चुनी हुई है उसकी आलोचना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे प्रस्ताव ला करके भारतीय संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका का मतलब यहाँ पर है मंत्री परिषद, यानी देश की शासन व्यवस्था किसके हाथों में होती है? मंत्री परिषद के हाथों में होती है। मंत्री परिषद अपने काम को मनमाने ढंग से न करे। इसके अलावा विपक्ष क्या करता है, यानी संसद में जो दूसरे विपक्षी लोग बैठे हुए होते हैं वो सरकार की नीतियों की आलोचना करके, उनकी निंदा करके और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम रोको प्रस्ताव ला करके कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए वैसे मुख्य सदन कौन सा है? लोकसभा है, हालांकि राज्यसभा भी है लेकिन मुख्य कौन सा है? लोकसभा। यानी कार्यपालिका को नियंत्रित करने की शक्ति लोकसभा को ज्यादा प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि लोकसभा को विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया है। यानी अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका भंग हो सकती है, यानी मंत्रिपरिषद समाप्त हो सकती है, भंग हो सकती है। ठीक है, नंबर 5, पांचवा कार्य है आपके विधि निर्माण। पांचवा नहीं है, ये इतने 4 ये संसद के कार्य, तो ये 4 कार्य आपके हो जाते हैं दूसरे प्रश्न में संसद के। ये संसद के 4 कार्य, सबसे पहला तो आपके हो गया विधि निर्माण का, दूसरा वित्त या धन विधेयक पारित करने का, संविधान में संशोधन करने का और कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाने का। तो आज हमने एक तो संसद के गठन को समझा है, इसके अंतर्गत आपके 5 बिंदु थे, उन्हें याद करना है। सबसे पहले पॉइंटों को देखें, पॉइंटों को याद करें, उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप देखने का प्रयास करें। ठीक है, सबसे पहले विधि निर्माण है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी अगले कालांश में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।